बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस मुख्तसर सवालात का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, तो उर्दू मीडियम में हम करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ़र्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ़ हमने करनी है। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके नाम से देखें ज़रा, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, कारखाने। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है। तो आपको पता है ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हम इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रियों वगैरह में ही बनाते हैं ना, सनतों में बनाते हैं, ठीक है। तो जो सनतें होती हैं उनमें हम तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाते हैं और इसका मुतालिया जो किया जाता है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। ये केमिस्ट्री की शाख है। अच्छा, नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालाइज का मतलब तज्जिया करना होता है, ठीक है, देखना होता है, पहचान और शनाख्त वगैरह करनी होती है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी भी करते हैं, उनका तज्जिया भी करते हैं और पहचान और शनाख्त भी की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज कंपाउंड्स के मुतालिया का नाम है। तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या उनसे जो माखूज कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का मुतालिया करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं और इनऑर्गेनिक में उनके अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स का मुतालिया किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। तो सबसे पहले ये स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है दायराकार, ठीक है, कि ये जो शाख है बायोकेमिस्ट्री ये कितनी वसी है या इसकी जो वसअत है वो कहाँ कहाँ तक है। तो बायोकेमिस्ट्री का इतलाक़ तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में होता है, यानी कि मेडिकल फील्ड में, फूड में और जो एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत हैं, फसलों वगैरह को ग्रो करना एंड माल मवेशी पालना, उनमें हम इसका इतलाक़ करते हैं। तो इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का भी अहाता किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हम जानदार हैं, हमारे अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनका मुतालिया भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। होमो का मतलब सेम, एक जैसे, एंड हेट्रो का मतलब डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा हो यानी एक जैसी हो, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। मसलन हवा है, अब यह आपको पता है कि हवा चाहे हम जिस मर्ज़ी मुल्क से जाकर लें, जिस मर्ज़ी शहर से लें, उसमें ऑक्सीजन हमें 21% ही मिलनी है, नाइट्रोजन 78% ही मिलनी है, ठीक है। एंड इसी तरह से बाकी जो गैसेज़ हैं उनकी कंपोजिशन सेम है, हर कहीं जहाँ हम मर्ज़ी चले जाएँ हवा की कंपोजिशन या हवा की जो तरकीब है वो एक जैसी है। इसी तरह से गैसोलीन है और आइसक्रीम, जब आइसक्रीम खाते हैं तो ऊपर से भी उतनी ही मीठी होती है जितनी नीचे से मीठी होती है, तो उसकी मिठास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो आइसक्रीम जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अच्छा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा नहीं होती यानी एक जैसी नहीं होती, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे मट्टी है, अब मट्टी आपको पता है, आप डिफरेंट जगहों से मट्टी लेते हैं, तो कहीं पर मट्टी जो है वो चिकनी होगी, कहीं पर मट्टी रेतली होगी, कहीं पर पथरीली होगी। एंड चट्टान को भी अगर आप पत्थर टूटा हुआ आपने देखा है तो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आएंगे, तो उनमें एक जैसे कलर्स या एक जैसी जो कंपोजिशन है वो नहीं होती। इसी तरह से लकड़ी है, तो लकड़ी आपने काटी हुई देखी होगी, या जब लकड़ी को हम चीरते हैं तो दरमियान से वो काली होती है एंड साइडों से वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो एक जैसी नहीं ना होती कंपोजिशन उसकी, तो इस वजह से लकड़ी जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है, ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जा सकता है। तो एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट का वो मास होता है जो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 1/12 हिस्से के मुवाजने से बनता है। इसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसे AMU से जाहिर किया जाता है। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ याद करनी है। इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनका मुवाजना कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 हिस्से से उसका मुवाजना करते हैं,
तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और इसका यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसे हम AMU से जाहिर करते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। एक AMU जो है वो 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो एक AMU में इतने ग्राम्स होते हैं, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। ये -24 है ना, तो अशारिये के इस तरफ हमने 24 हिस्से जानने हैं, तो 0.0000000 बेशुमार ज़ीरो आ जाएंगे, तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। तो आगे छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फार्मूला की तारीफ़ करनी है। तो केमिकल फार्मूला है कि सादा तरीन शक्ल एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है। सादा तरीन यानी कि बिल्कुल सिंपल, ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है। अब अददी निस्बत एटम्स की क्या होती है ये हमने मिसालों से वाज़िया करना है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 है, ठीक है। अब इसमें छोटा एटम कौन सा है, 6 है ना, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो 6 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो 6 एक बार 6, यहाँ एक हम नहीं लिखेंगे, एंड इधर भी 6 से कट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर भी H रह जाएगा। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, और ये हमने एटम्स की सादा अददी निस्बत मालूम कर ली, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये फार्मूला है, इसमें देखें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो कम जो है वो 6 ही है ना, तो 6 के साथ इन सब को डिवाइड कर देंगे, 6 से कट हो गया, कार्बन 1 आ गया। अच्छा, 6 2 बार 12 होता है, ठीक है, तो यहाँ H का 2 आ जाएगा, एंड ये भी 6 से कट हो जाएगा, तो बाकी O 1 रह जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये केमिकल फार्मूला है कि सादा तरीन शक्ल है, ये सादा है ना, ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह से समझने हैं। आप ये क्यों कहते हैं कि हवा मिक्सचर है और पानी कंपाउंड, कम से कम 3 वजूहात हमने बयान करनी है। तो स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, हवा मिक्सचर है हमने ये बताना है, और पानी कंपाउंड है हमने कम से कम 3 रीज़न्स बतानी है, ठीक है। तो हवा मिक्सचर क्यों है, हवा मुख्तलिफ गैसेस के सादा मिलाप से बनती है, ठीक है। तो हवा में कोई केमिकली कंबाइंड चीज़ें नहीं होती, ठीक है, सादा मिली हुई होती हैं, बस मिक्स होती हैं, तो वो इस वजह से हवा मिक्सचर है। और हवा के अज्जा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन है तो उसकी खसूसियात ज़ाहिर होती हैं, नाइट्रोजन की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, हवा का कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हवा का कोई भी कीमियाई फार्मूला नहीं है जिसको हम उससे ज़ाहिर कर सकें। आगे पानी कंपाउंड है, तो इसकी भी हमने वजह बतानी है, 3 वजूहात हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से बनता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये देख लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये वाटर बनता है H2O, तो ये केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और एक नई चीज़ बनती है, तो इस नई चीज़ को हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। पानी के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं। अब पानी हम रोज़ यूज़ करते हैं, उसमें हमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की खसूसियात तो ज़ाहिर नहीं ना होती, ठीक है। तो पानी में जो इसके अज्जा हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर ये पानी बना रहे हैं, उनकी खसूसियात हमें ज़ाहिर नहीं होती। नई जो कंपाउंड बनता है, जो नया कंपाउंड बनता है, सारी खसूसियात उसी की आ जाती हैं। अच्छा, तो पानी का कीमियाई फार्मूला H2O है। जी हाँ बिल्कुल, वो हमें पता है कि पानी का फार्मूला है। और अच्छा, ये हम फार्मूले का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फार्मूला होता है। तो ये 3 रीजंस आपने बताने हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स से। वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट्स और पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। चलें, अब हाइड्रोजन जिसका जो फार्मूला है वो H2 एंड ऑक्सीजन O2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन H2 और O2। देखें, हाइड्रोजन है ना, 2 एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के एक जैसे हैं ना, ऑक्सीजन के भी दोनों O हैं, एक जैसे हैं। तो हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक जैसे एटम्स होते हैं। अच्छा, पानी कंपाउंड क्यों है, ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। जी हाँ, देख लें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ हैं, ये दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं, और पानी कंपाउंड है क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, H और O मुख्तलिफ किस्म के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जैसे H और O, और पानी को कीमियाई फार्मूले H2O से जाहिर किया जाता है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कीमियाई फार्मूला से जाहिर किया जाता है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। अच्छा, इन्हें कीमियाई तरीक़ों से ज़्यादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक। जैसे ये देख लें, O और H है, इसको हम मज़ीद कितना तोड़ेंगे, नहीं ना तोड़ सकते, तो ये मज़ीद सादा नहीं हो सकती। तो एलिमेंट्स को हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, ज़्यादातर शय में तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। और पानी को कीमियाई तरीक़ों से सादा अशिया में तोड़ा जा सकता है, तो इसी पानी को अगर हम तोड़ेंगे तो दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, एलिमेंट को सिंबल से लिखने का क्या फ़ायदा है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, तो ये जैसे ऑक्सीजन के लिए बस O यूज़ कर देते हैं, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ कर देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल्स से ज़ाहिर किया जाता है जो इनके नामों के मुखफ़फ़ होते हैं। चलें, ये तो सिंबल्स की तारीफ़ होगी। मसलन हाइड्रोजन के लिए H और क्लोरीन के लिए Cl इस्तेमाल करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे वक़्त बचता है और जगह की बचत होती है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमने क्लोरीन पूरा लिखना है तो एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा हमारा और एक पेपर पर ये ज़्यादा जगह भी घेरेगा, तो इसके लिए हम Cl बस यूज़ कर लेते हैं, तो वक़्त भी बच गया और जगह भी बच गई। अच्छा, नीज सिंबल्स की मदद से कीमियाई फार्मूलाज भी लिखे जाते हैं, मसलन HCl। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो देख लें, अगर ये हम पहले सिंबल्स लिखेंगे, फिर सिंबल्स वो एलिमेंट्स के होंगे ना, एलिमेंट्स आगे रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं और उनके कीमियाई फार्मूलाज होते हैं। जैसे ये HCl है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कीमियाई फार्मूला है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स देख लें, इन दोनों ने रिएक्ट किया, H और Cl ने, सिंबल्स ने, तो आगे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हमने यूज़ कर दिया। तो अगर ये सिंबल्स ना होते तो कीमियाई फार्मूले भी हम ना लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, पेप्सी, कोक या दूसरे जो हल्के मशरूबात होते हैं, जबकि पानी कंपाउंड है, हमने वजह बतानी है। तो सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है। अब मिक्सचर की स्टूडेंट्स आपको पता है कोई कीमियाई तौर पर वो मिले हुए नहीं होते, जस्ट सिंपली मिक्स होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है क्योंकि ये मुख्तलिफ अशिया मसलन पानी, रंग और चीनी वगैरह के सादा मिलाप से बनता है। जी हाँ, तो कोई उसमें कीमियाई मिलाप नहीं होता। जबकि पानी कंपाउंड है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है, ये हमने ऊपर भी सीखा। इसके अज्जा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। जी हाँ, उसमें हमें कलर नज़र आ रहा होता है, उसमें हमें मिठास फील हो रही होती है। ठीक है, जब हम पीते हैं तो उसमें पानी भी हमें पता है होता है, तो उसके अज्जा की जो खसूसियात हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन पानी के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं, ये भी हमने ऊपर सीखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई खसूसियात पानी में मौजूद नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक का कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता क्योंकि मिक्सचर है, मिक्सचर का कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। जबकि पानी कंपाउंड है, इस वजह से इसका कीमियाई फार्मूला H2O होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉसिबल रीजंस बता दी उनको। ठीक है, दर्ज झैल में से बताएं कि ये एलिमेंट मिक्सचर या कंपाउंड है। तो ये हीलियम He और H2 है। तो हीलियम और H2 दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से लिखते हैं, तो ये हीलियम का सिंबल है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। H2 क्यों एलिमेंट है, क्योंकि इसमें दो एटम्स हैं और दोनों ही एक जैसे हैं, यानी कि दोनों ही H के हैं, इस वजह से ये एलिमेंट है। अच्छा, आगे दूसरा है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का, एक एक एटम है। ठीक है, और ये जो CO है ये कोबाल्ट का सिंबल है। कोबाल्ट एक एलिमेंट है। ठीक है, ये उसका सिंबल है। जैसे क्लोरीन के लिए हम Cl यूज़ करते हैं, कोबाल्ट के लिए हम CO यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये O बड़ा तो नहीं ना, कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये स्मॉलर है। तो CO ये कोबाल्ट है, ये एलिमेंट है। अच्छा, इसी तरह से पानी है और दूध है। तो पानी तो हमने ऊपर देखा कंपाउंड है, जबकि दूध मिक्सचर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो दूध भी मिक्सचर है। मैमल्स के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनके जिस्म में, जानवरों के जिस्म में ये बनता है, तो ये एक मिक्सचर है। ठीक है, इसमें कोई इसमें जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह या फैट्स या लिपिड्स वगैरह मिक्स होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। तो दूध एक मिक्सचर है। अच्छा, गोल्ड, ये सोने को हम बोलते हैं, तो गोल्ड जिसका सिंबल AU है, ये एलिमेंट है। जो ब्रास है स्टूडेंट्स, ये पीतल को बोलते हैं। ठीक है, हम उर्दू में इसको पीतल कहते हैं। और आपको पता है पित्तल के जो बर्तन वगैरह आपने अगर देखे हो, आपको अंदाज़ा हो, तो वो ब्रास इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रास है ये कैसे बनता है, इसमें हम जिंक और कॉपर का अलाय तैयार करते हैं। जिंक और कॉपर को पिघला कर एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, तो वो मिक्सचर बन जाता है। तो इस वजह से जो पीतल या ब्रास है ये मिक्सचर है। अच्छा, आयरन, जी हाँ, आयरन लोहे को बोलते हैं। तो लोहा एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे गोल्ड या सोना है ये एक ही चीज़ है ना, इसमें कोई दो चीज़ें नहीं होती। इसी तरह से आयरन या लोहा है ये भी एक ही है, तो ये एलिमेंट है, Fe है। ठीक है, इसका सिंबल। जबकि जो स्टील है ये मिक्सचर है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। जो स्टील है ये एक मिक्सचर है क्योंकि स्टील में हम आयरन, क्रोमियम, निकल वगैरह इस तरह 3-4 जो दातें हैं वो मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अलाय है ये भी। 12th क्वेश्चन है, एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ़ करें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो ऊपर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ देखी और उसका जो यूनिट है उसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इसको AMU से जाहिर किया जाता है, ये भी हमने सीखा। अच्छा, अब ठीक है जी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स एटम का मास इतना कम होता है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम मुख्तलिफ एटम्स के एटॉमिक मासेस का मुआजना कार्बन 12 के एटमों से करके इनके मासेस AMU में हासिल करते हैं। तो एटम का मास जो है वो इतना कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको हम कोई उसका स्केल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमने कार्बन 12 के आइसोटोप लिए और उनसे बाकी तमाम एलिमेंट्स या एटम्स का मुआजना किया और उनके एटॉमिक मास जो हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में पैमाइश कर लिए या मैयर कर लिए AMU में। और ये हमें पता है कि एक AMU में 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम्स होते हैं। ये हम ऑलरेडी ऊपर सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के दर्ज झैल में से हर ग्रुप के अज्जा को बाहम मिलाने से बनने वाली शय की नोयत भी बतानी है और नाम भी बताना है, ठीक है। तो ये जो शय की नोयत है ये हमने बताना है कि क्या मिक्सचर बनेगा, कंपाउंड बनेगा या क्या बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, कॉपर प्लस जिंक, तो शय का नाम ब्रास जिसको हम पीतल बोलते हैं। तो नोयत इसकी मिक्सचर है क्योंकि बस ये एक दूसरे में मिक्स की होती हैं, पिघला कर दोनों को मिला देते हैं तो वो पीतल या ब्रास बन जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता उसमें, ठीक। नोयत इसकी मिक्सचर है यानी कि अलाय है, तो अलाय भी सारे मिक्सचर ही होते हैं। अच्छा, अलाय स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये चूँकि आपका फर्स्ट चैप्टर है, आगे जाकर आप सीखेंगे। अलाय में हम 2 या 2 से ज़्यादा धातु को मिक्स कर देते हैं पिघला कर एक दूसरे में, तो वो अलाय बन जाता है। बी है पानी प्लस शुगर। अब स्टूडेंट्स पानी में अगर आप चीनी डालेंगे तो क्या बनेगा, तो शय का नाम मीठा पानी बनेगा ना, ठीक है। और नोयत क्या होगी, वो मिक्सचर होगा, उसमें जस्ट आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करते हैं ना चीनी को पानी में तो वो मिक्सचर बन जाता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, जब किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी पानी वगैरह में या लिक्विड में कोई चीज़ हल कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम प्लस सल्फर यानी कि एल्यूमिनियम और सल्फर को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम सल्फाइड एक नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर नहीं है, ये नया कंपाउंड देता है, ठीक है। नोयत इसकी कंपाउंड है, तो ये Al2S3 है, ये केमिकल इक्वेशन है, इससे आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम प्लस सल्फर को हमने मिलाया तो एल्यूमिनियम सल्फाइड बन गया, ये कंपाउंड है। लास्ट है इसका आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। अगर हम 3 इन मेटल्स को मिलाएंगे, आयरन को, लोहे को, क्रोमियम को और निकल को, तो स्टेनलेस स्टील, और ये मिक्सचर है क्योंकि ये भी अलाय है, ठीक है। ये धातु को हम मिला रहे हैं ना, मेटल्स को मिला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क वाज़ह करें। तो चलिए पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मसलन पानी है तो पानी एक मॉलिक्यूल है, तो पानी का मॉलिक्यूल H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU होता है। तो हाइड्रोजन का स्टूडेंट्स 1 होता है, तो यहाँ 2 एटम है तो 2 एक बार 2 करेंगे। एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 जमा 16 करेंगे तो 18 AMU आ जाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास है ये एक मॉलिक्यूल में, इसके नाम से आप याद रख लीजिएगा, एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मूला मास क्या होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कोई मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि उनके फार्मूला यूनिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये हमेशा बंडल्स या इकट्ठे रहते हैं, तो इनका एक मॉलिक्यूल आज़ाद नहीं होता, ठीक है, कभी भी। तो इनका एक फार्मूला यूनिट होता है, इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं। मसलन NaCl है, इसका फार्मूला मास 58.5 AMU होता है, क्योंकि सोडियम का जो है वो 23 होता है एंड क्लोरीन का 35.5, दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 AMU आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट दर्ज झैल में से कौन कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं, तो ये 4 हैं, इनमें से हमने बताने कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिखे हुए हैं, ये NaCl नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एंड इसी तरह से KI है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो ये दोनों फार्मूला यूनिट है। पानी जो है ये पानी का मॉलिक्यूल होता है, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका भी मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। 10 ग्राम एल्यूमिनियम में ज़्यादा एटम्स होंगे या 10 ग्राम आयरन में। सो स्टूडेंट्स दोनों का मास जो है वो 10-10 ग्राम दिया गया है। एल्यूमिनियम का इस सेक्शन में हम करेंगे तो एल्यूमिनियम का मास 10 ग्राम है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एल्यूमिनियम का मोलर मास जो है वो 27 ग्राम पर मोल होता है, यानी कि एक मोल में 27 ग्राम्स होते हैं
एल्युमिनियम का अगर 1 मोल होगा तो 27 ग्राम उसका मास होगा। तो मोलर मास हम क्यों पहले लिख रहे हैं, या क्यों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पहले हम मोल्स मालूम करेंगे। जब मोल्स हमारे पास आ जाएंगे तो मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो हमारे पास एल्युमिनियम के आइटम्स आ जाते हैं। एल्युमिनियम के मोल्स का ये फार्मूला है एल्युमिनियम का मास डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम का मोलर मास। एल्युमिनियम का जो मास है वो 10 ग्राम है एंड एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम पर मोल है। तो 10/27 करेंगे, डिवाइड करेंगे आप तो 0.37 मोल्स आ जाएंगे। अब एल्युमिनियम के एटम्स कितने हैं, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपको पता है Na जो है ये एवोगैड्रोस नंबर होता है, ठीक है, और इसकी कीमत 6.02/10⁻⁻23 होती है। तो मोल्स 0.37 है, उसको हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करवाया तो एल्युमिनियम के एटम्स हमें मिल गए 2.23 ज़रब 10 की ताकत 23। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं तो आयरन है। अब आयरन का मास भी 10 ग्राम है, तो आयरन का मास 10 ग्राम। आयरन का मोलर मास हमें पता होना चाहिए 56 ग्राम पर मोल है। जहाँ पर एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम पर मोल था, वहीं आयरन का मोलर मास 56 ग्राम पर मोल है। इसका भी सेम फार्मूला हम लिखेंगे, पहले मोल्स मालूम करेंगे, 10 तकसीम 56 करेंगे। वहाँ पर हमने 10 तकसीम 27 किया था क्योंकि एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम पर मोल था। तो ये हमारे पास इसका इधर आंसर 0.178 आ जाएगा। अब आयरन के एटम्स अगर हमने निकालने हैं तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आयरन के एटम स्टूडेंट्स आ जाएंगे 1.07/10⁻23 एटम्स होंगे आयरन के। तो अब इन दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं। अब स्टूडेंट्स देख लें कि जो एल्युमिनियम के एटम्स हैं वो 2.23 ज़रब 10 की ताकत 23 हैं एंड आयरन के 1.07। 10 की ताकत 23 तो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन इस तरफ 2.23 ज़्यादा है, 1.07 कम है। तो बस 10 ग्राम एल्युमिनियम में 10 ग्राम आयरन से ज़्यादा एटम्स। नेक्स्ट, 9 ग्राम पानी में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या 9 ग्राम शुगर में। सो पानी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, H2O है, तो पानी का मास जो है वो 9 ग्राम है। अच्छा, और शुगर यानी चीनी का जो मास है वो भी 9 ग्राम ही दिया गया है, यानी कि मासेस दोनों के इक्वल हैं। पानी का मोलर मास स्टूडेंट्स कितना होता है, ये फार्मूला देखें, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 1 होता है, तो 2 1 बार 2 हो जाएगा एंड प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 16 को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 1 बार 2 जमा 16 करेंगे तो 18 ग्राम पर मोल पानी का मोलर मास आ गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए भी पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए। तो पानी के मोल्स मास ओवर मोलर मास हो गया, सेम वही फार्मूला। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मास तो 9 ग्राम है, डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास 18 है, तो 9 तकसीम 18 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब पानी के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। मोल्स 0.5 है, उसको एवोगैड्रोस नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करवाया और 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स आ गए पानी के 9 ग्राम में। अच्छा, अब इस तरफ हमने शुगर की कैलकुलेशन करनी है। शुगर जो स्टूडेंट्स है तो शुगर का मास भी 9 ग्राम है। अब शुगर का मोलर मास देखें, ये फार्मूला होता है शुगर का। अब कार्बन का मोलर मास होता है वो 12 होता है, कार्बन के 12 एटम्स हैं तो 12 ज़रब 12 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं तो 22 को 1 से ज़रब देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं तो 11 ज़रब 16 करेंगे। इन सब को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो वो 342 ग्राम पर मोल ये शुगर का मोलर मास आ जाएगा। अब शुगर के मोल्स भी मालूम करने हैं क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स करने हैं, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने के लिए हमें मोल्स चाहिए। तो वही फार्मूला लगाएंगे, मास और मोलर मास। मास इसका 9 ग्राम दिया गया है एंड इसी तरह से हमने मोलर मास निकाला हुआ है 342 ग्राम पर मोल होता है, तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो 0.026 मोल्स आ जाएंगे। अब शुगर के मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं तो मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0.026 मोल्स आए थे, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 होता है। तो जब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.56 ज़रब 10 की ताकत 22। अब देख लें स्टूडेंट्स किसके मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो 10 की ताकत 23 थे, जबकि शुगर के मॉलिक्यूल्स 1.56 ज़रब 10 की ताकत 22 हैं, तो 23 जिसकी पावर है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो बस
9 ग्राम पानी में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 1 ग्राम NaCl में ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होंगे या 1 ग्राम KCl में। तो NaCl का जो मास है वो भी 1 ग्राम है। NaCl का मोलर मास, ये जो Na है ये सोडियम है, इसका मोलर मास 23 ग्राम पर मोल होता है, जबकि क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल NaCl का मोलर मास आ जाएगा। अब NaCl के फार्मूला यूनिट्स चूँकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं। और बाकी मालूम करने का वही तरीका है जो हमने पीछे सीखा। तो NaCl के मोल्स मास ओवर मोलर मास वही फार्मूला है, मास इसका 1 ग्राम है तो 1 लिखेंगे। मोलर मास हमने मालूम कर लिया 58.5 है तो वो लिखा, डिवाइड किया तो 0.017 मोल्स आ गए NaCl के। अब NaCl के फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं तो उसके लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, वही फार्मूला लगाएंगे। तो मोल्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ये हमारे पास आंसर 1.02 × 10 की ताकत 22 आ गया। अच्छा, इस तरफ चलते हैं KCl की तरफ। तो KCl का मास भी 1 ग्राम है, लेकिन KCl का जो मोलर मास है वो पोटाशियम का, ये जो K सिंबल है ये पोटाशियम का होता है। तो जो पोटाशियम है इसका मोलर मास 39 होता है। एंड प्लस क्लोरीन का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो क्लोरीन है 35.5 होता है। तो 39 × 35.5 करेंगे तो 74.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। KCl के पहले मोल्स निकालेंगे तो मास ओवर मोलर मास वही फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 ग्राम इसका मास है, 74.5 मोलर मास है, तो डिवाइड करेंगे तो 0.013 मोल्स आ जाएंगे। तो अब देख लें स्टूडेंट्स, ये मोल्स इसके कम आए हैं एंड इसके ज़्यादा आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि KCl के फार्मूला यूनिट्स भी कम होंगे क्योंकि मोल्स जो कम आ गए। अच्छा, तो मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर करेंगे तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और 7.83 × 10 की ताकत 21 फार्मूला यूनिट्स आ गए KCl के 1 ग्राम में। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देख लें, इन दोनों को कंपेयर कर लें। जो KCl है इसके 10 की ताकत 21 है एंड जो NaCl है इसके 10 की ताकत 22 है। तो बस 1 ग्राम NaCl में ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मिसालों से फ़र्क वाज़िया करें। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, होमो का मतलब एक जैसे और हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ। तो होमो अटामिक यानी कि एक जैसे एटमी मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, उन्हें होमो अटामिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट के हैं यानी एक जैसे हैं। मसलन हमने मिसालों से वजाहत करनी है तो हाइड्रोजन H2 है, इसमें 2 एटम्स हैं इसके एक मॉलिक्यूल में और दोनों हाइड्रोजन के हैं। ओजोन, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं और तीनों ऑक्सीजन के होते हैं। सल्फर, इसके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं और 8 के 8 सल्फर के हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट के हैं। तो ये सारे होमो अटामिक मॉलिक्यूल्स हैं। आगे आ जाएं तो हेट्रो अटामिक, जैसे हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हों इन्हें हेट्रो अटामिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मुख्तलिफ, तो जैसे देखें ये पानी है तो पानी में हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ये मुख्तलिफ है ना, ये एक जैसे नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 मोल HCl में हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा होंगे या 1 मोल NH3 में यानी कि अमोनिया में। तो HCl में हाइड्रोजन का एक एटम है, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। HCl में सिर्फ हाइड्रोजन का एक ही एटम है। इसके 2 मोल्स में 2 × 6.02 × 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब देखें, 1 मोल में यानी कि HCl का अगर 1 मोल होगा तो उसमें 1 मोल ही हाइड्रोजन एटम होंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम की तादाद 1 है। अब इसके 2 मोल्स दिए गए हैं, HCl के 2 मोल्स हैं, तो 2 को मोल से यानी कि एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जबकि दूसरी तरफ अमोनिया की अगर हम बात करें तो इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं NH3 यानी कि हाइड्रोजन के 3 हैं। इसके 1 मोल में 3 × 6.02 × 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसका मोल तो एक है लेकिन एटम्स 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप देख लें, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बस 1 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन के एटम्स ज़्यादा होंगे। तो ये बेशक HCl 2 मोल था लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ एक ही एटम है, और अमोनिया बेशक 1 मोल है लेकिन हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं इसके एक मॉलिक्यूल में।
तो इस वजह से 1 मोल अमोनिया में ज़्यादा एटम्स होंगे बनिस्बत 2 मोल HCl के। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। आई होप आप समझ चुके होंगे और अच्छी तरह से इनको तैयार करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।